यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने गरीब के घर में जन्म लिया और शादी भी गरीब से हुई, लेकिन फिर कैसे उसने अपनी जिंदगी को बदला, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यह कहानी खास तौर पर उन लड़कियों और नौजवानों के लिए है जिस जिंदगी से मायूस हो जाते हैं और अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए इस कहानी को मां देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी कैसे बताऊं, एक मजदूर की जिंदगी के साबरोस कैसे होते हैं। इस बात को खुशहाल लोग कभी नहीं समझ सकते। कहते हैं कि जिस जगह आग लगी हो वही जगह है उसकी तपिश को जानती है। मैंने भी एक मजदूर के घर में आंख खोली जहां बच्चों की रेल पलदन मेरे चार भाई जिनको छोटी ही उम्र से था किसी को नान बाई की दुकान पर बैठाया तो किसी को वर्कशॉप के मलिक के हवाले कराए कि वो छोटू बनकर होनार सीख जाएगा। कुछ चरवाहे के सुपुर्द किया और एक को अपने साथ रेत बजरी ढूंढने पर लगा दिया। अपने कम से नाजुक से लड़कों के साथ अब्बा ने ये अमरमा मजबूरी किया। जाहिर है एक मजदूर अपने 8 बच्चों को अकेला तो अपने दोनों हाथों से कंकर नहीं खिला सकता। मेरे वालिद खुद अनपढ़ लिहाज किसी बच्चे को भी पढ़ने नहीं बिठाया, अलबत्ता कुरान ए पाक की तालीम दिलवाई हम सब बहनों को। जो खातून अपने घर कुरान बढ़ती थी वो हमारी पड़ोसन दा, जो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते मुझे पढ़ने का शौक देकर उन्होंने उर्दू का कायदा और तीसरी जमात की किताबें पढ़ा दे शूमन लिखने के लायक हो गई। हमारा घर छोटा सा था। बड़ी बहन 17 साल की हुई तो उसकी शादी कर दी। जिससे शादी हुई वो नौजवान भी अनपढ़ था और मजदूरी करता था। सच है कि मजदूर की बेटी को मजदूर का ही रिश्ता मिलना था। तब मेरे वालिद सुकून महसूस किया कि बेटी अपने घर की हो गई। मेरी बहाने कढ़ाई और अड्डे का कम करती थी। मेरा नंबर तीसरा था। बड़ी बहन अपने घर में हुर्मत के बावजूद बहुत खुश उसने मस्तकबिल के बारे में बिना ताबीर वाले सुहाने ख्वाब नहीं देखे। बाप के घर से ही सब लोग करत से झोली भरकर ससुराल गई थी। जब ही इसको बाप के घर की कोठरी के बजाय अपने शहर के 2 कमरों का पक्का घर जन्नत जैसा लगा था। 2 साल के बाद मेरी दूसरी बहन की शादी हो गई। वो भी सब्र की दौलत जायज में लेकर गई। उसका शहर भी मंडी में सब्जी लगता था। उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। उसके ससुराल वाले फितरत के अच्छे इसलिए वो अपने घर में खुश मेरा रिश्ता एक जानने वाली ने करवाया था। घर के अपराध में 2 नन्हे एक देवर, एक जेठ और सास ससुर ना था। नंद छोटी थी। यह लड़का भी मजदूरी करता था। देखभाल के बाद मेरा रिश्ता भी टेपा गया। मेरी और मेरे बड़े भाई की शादी एक दिन के वक्त से हुई। मैं भी अपने वालिदे की राजा पर राजी थी। मेरा शहर तनवीर अच्छा आदमी था और घर वाले भी अच्छे लोग। शादी के 15वें रोज तक तनवीर कम पर नहीं गया। 16वें रोज मैंने उससे पूछा कि तुम घर पर रहते हो, कम पर क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा, कम मिलता ही कब है, जाओ तो सही, घर से तुमको कम पर बुलाने के लिए कोई आएगा नहीं। मेरे कहने पर वो 2 रोज तक कम को जाता रहा। रात को कुछ रुपए मुझे और कुछ मां को लाकर देती है। मुझे लगा कि आज मेरी खुशी मुकम्मल हो गई, लेकिन यह खुशी अलजिदा। इसके बाद तनवीर अक्सर घर पर ही रहता। मेरा देवर बकायगी से कम पर जाता था। वो अच्छा कमाता था और उसी की कमाई से घर चलता था। मैं समझती थी कि औरत की भी अपनी किस्मत होती है। मेरी बहन का शहर भी तो मजदूर ही था, लेकिन वो घर पर नहीं, तभी रोज ही कुछ ना कुछ कम लिया करता था। उसके दाल रोटी बिना किसी रुकावट के चल रही थी। वह अपने घर में सुखी थी, लेकिन तनवीर की गली के सबब मुझे भी मुफ्तखोरी के तने सुनने पड़ते। यह सब कुछ तनवीर की वजह से था। अगर वो कमाता तो छोटू के हाथों स्वर्ण होना पड़ता। शादी के 1.25 साल के बाद, मेरी बेटी की पैदाइश के बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। उसकी परवरिश के लिए भी मुझे पैसा चाहिए था। सर्दियों में उसे नन्ही जान की जरूरत की चीज भी मौजूद नहीं और नतीजा ये निकाला कि वो बीमार हो गई। उसे शरीफ ठंड लग गई थी। मेरे पास उसके इलाज के लिए रुपए तक नहीं। मेरे घर वाले मेरी बेटी को देखने आए। मेरा हाल देखा। बच्ची सांस खींच कर ले रही थी। तभी मां ने अपने साथ चलने का कहा। बच्ची को ससुराल में बगैर इलाज के कैसे लिए बैठी रहती, इसलिए मैं उनके साथ चली गई। अपने घर वालों को पहली बार ससुराल में अपनी हालत इसार बताई। अब्बा ने कहा,
बेटी, जब तक तेरा शहर कम पर नहीं जाएगा तुम यही रहोगी। बच्ची का इलाज ही करना था। जीते जी उसको मारना तो नहीं था। 3 हफ्ते गुजरे के तनवीर मुजरे लेने आया। मेरे घर वालों ने मुतालबा उसके सामने रख दिया तो तनवीर ने वादा किया कि वो कम पर जाया करेगा। मैं उनके साथ अपने घर वापस ए गई। तनवीर कुछ दिन वादे का पाबंद रहा और कम पर गया, लेकिन फिर वही बहाना कि कम नहीं मिलता। जिनकी हड्डियों को मेहनत की आदत ना हो उनको हर कम ही मुसीबत लगता है। इस मर्तबा जब माली हालत के लिहाज से बहुत तंग और देवर की मोहताज हुई तो के घर ए गई। 2 माह बैठकर खाया। अब मेरी छोटी बहन की शादी थी, इसके लिए भी मेरे वालिदैन को रकम दर कर द जबकि वो पहले ही बहुत गरीब द सोच समझकर फैसला किया कि मैं उन पर बोल बनने के बजाय खुद मेहनत करके अपना और अपनी बेटी का बोझ उठाऊंगा। मैंने अपने घर से कुछ फैसले पर एक खुशहाल घराने के यहाँ कम करना मंजूर कर लिया। वो अब्बा के पुराने जानने वाले द वो मुझे नाश्ता और दोपहर का खाना देते, द दिगर जरूरियात भी देते, द इतनी मिल जाती कि मेरा और मेरी बेटी का खर्चा पूरा हो जाता था। अब तनवीर को अपनी बेटी की याद सताने लगे। वो फिर मेरे पीछे आए और मुझे साथ चलने को इसरार करने लगे। मैंने इनकार कर दिया कि यहां मेरी अपनी मेहनत से अच्छी तरह गुजारा हो रहा है और सांस नंदू के तानों से भी बची हुई थी। शहर को भी बाबर करवाना चाहती थी कि मशरे में काहिल आदमी का यही मकाम है। जब 2 साल गुजर गए, तनवीर ना सुधार बल्कि मजीद नकारा हो गया। मेरी बच्ची बड़ी हो रही थी। तनवीर के घर वालों ने जब देखा कि मेरा पलट करने का कोई इनका नहीं रहा तो उन्होंने एक शरीफ घराने की एक ऐसी लड़की तलाश कर ली जो मैट्रिक पास द पोर्ट प्राइवेट स्कूल में पढ़ता थी। जेठ और देवर ने सोचा कि रिजवाना नहीं आई तो इसी बेवा की लड़की से तनवीर का बहा करते हैं। बेवा बेचारी को सहारे की जरूरत थी और उसके लड़की मुलासमत कर रही थी। उन्होंने तनवीर की दूसरी शादी की बात की तो मेरा शहर ऐन माना। उसको अपनी बेटी से प्यार था, हालांकि उसके पास वो थोड़े ही दिन रही थी। तनवीर ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया। जब यह खबर मुझ में तक पहुंची तो मैंने सोचा कि अगर वो बच्ची की वजह से दूसरी शादी से इनकार कर रहा है तो मैं क्यों तनवीर को ठुकराऊं। आखिर तो वो मेरी बच्ची का बाप है। बेहतर है कि इसको रहे राष्ट्र पर लाने की कोशिश करो। मैं भी मायके में उम्र भर नहीं समा सकती थी। असल में तो ये मेरे भाइयों का घर था। आज या कल मुझको यहां से रुखसत होना ही था। मेरी बेटी बाप के सही में नहीं द अगर मुझे तलाक दे देता तो यह दोनों में से किसी एक से महरूम हो जाते। ऐसा ना हो कि तनवीर को निखट्टू होने का एहसास दिलाते दिलाते मैं कहीं की ना रहूं और बच्ची को बर्बाद कर बैठूं। पहले शहर से राब्ता किया और कहा कि मैं वापस आने को तैयार हूं, बशर्ते कि तुम मुझको किसी के घर में कम करने की इजाजत दो ताकि मैं वहां से पैसे की मोहताज ना रहूं। इजाजत नहीं दी और किसी के घर कम करने से सख्ती से माना कर दिया। बिलक मैंने तनवीर से कहा कि तुम ही हमारी तरफ ए जाओ, क्योंकि बगैर कमाई के तो हमारा गुजारा नहीं होगा। उसने मेरी बात मान ली और अपने भाइयों को छोड़कर हमारे घर ए गया। उसने मेरी बात मान ली क्योंकि वो खुद भी तो भाइयों का ही दस नजर था। मेरे वालिद के घर की छत पर एक कोठरी बनी हुई थी जिसमें फालतू सामान पड़ा हुआ था। मैंने उसको साफ किया और हम उसमें रहने लगे। अब शहर बच्ची को संभालता तो मैं एक के बजाय 2 घरों में कम करने लगे। कुछ चर्चे के बाद जब दूसरे भाई की शादी की बातें होने लगी तो मैंने सोचा आखिर मैं अपने और अपने बच्चों के हमारा मायके में कुछ और से रह सकती हो। उम्र भर तो नहीं, अगर अभी से ताल हकीकत के बारे में नहीं सोचा और कोई तकबीर नहीं कि तो कल भाइयों और भाभियों का रवैया बदल जाएगा। मुझे और मेरे शहर को इज्जत नहीं मिलेगी और ऐसे रवैयों से मेरी बच्ची के जहां पर बुरा असर पड़ेगा, जबकि उसके मामू मामूनी और उनके बच्चे उसको इज्जत और कदर की निगाह से नहीं देखेंगे। बड़ी भाभी मुझे अभी भी तीखी निगाहों से देखती है। मैं घरों में कम करती थी, उनके वहां मैंने कमेटी डाली। 2 साल तक इन कमेटियों की रकम उनसे ना ले और जब मेरे शहर ने 4 मरला जमीन सस्ती बिकती पाई तो मैंने अपनी कमेटियों की रकम लेकर वह पे लौट उनके जारी खरीद लिया था। तो हम उसे पर एक कमरा बनाने के इत्तेफाक नहीं दा। मैंने भाइयों से मशवरा किया, उन्होंने तनवीर को अपने साथ में ला लिया और अब मेरा शहर मेरे भाइयों लोगों के साथ कम पर जाने लगा। मैंने भी शाम को उसके घर के पास भाड़ बना लिया। अब मैं अपनी तनख्वाह का एक ढीला भी खर्च ना करते
कुछ तनवीर की मजदूरी की उजरत और कुछ तंदूर पर रोटियां लगाने की वजह से हमें गुजारे की रकम मिल जाते। जब इतनी रकम हो गई, क्या हम प्लॉट पर 2 कमरे बना सके, तो तनवीर और मेरे मजदूर भाइयों ने मिलकर वहां 2 कमरे खुद बना लिए। 4 दीवारी की रकम मेरे चारों भाइयों ने मिलकर दे, यूं हमें सर झुकने का ठिकाना महेश सर ए गया। जब मैं अपने 4 मरने के मकान में ए गई, तो यहां मेरे बेटे अहमद की पैदाइश हुई। दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर मेरे लिए कम पर जाना मुमकिन नहीं था, जबकि अहमद की पैदाइश से खर्चे में भी इजाफा हो चुका था। मैं अब अम्मी के पास बच्चे को छोड़कर कम पर जाते मेरे शहर को एक वर्कशॉप पर मुलाजबात में। कुछ ही दिनों के बाद बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका हाथ मशीन में ए गया और वो एक हाथ से मजूर हो गए। इसके साथ वो शाहिद अली होकर बिस्तर पर लग गए। एलिल और मसूर जीवन साथी के साथ 2 बच्चों का बोझ, 4 नफ्स की रोटी रोजी का इंतजाम मट कमजोर और तन्हा औरत के लिए बहुत मुश्किल था। मरीज को संभालने के लिए तो हम वक्त आपको उसके पास रहने की जरूरत थी। शादियां गरीब घराने में हुई थीं, लेकिन वो पुरसुकून थीं। जबकि मैं मुसलसल परेशानियों से लड़ रही थी। जिंदगी में देखा ही किया था कम, पर कैसे जाते। ये वक्त बहुत कड़ा था, मेरी जिंदगी का इम्तिहान था। उसको शाहिद झानी और माली परेशानियों का सामना था, जिससे मैं भी साहनी मरीज बन गई। अब मैं खुद को बदकिस्मत तस्बर करने लगी। मेरी बहनों की ख्वाहिश भी की तो 2 वक्त की रोटी और एक छोटे से घर की यही इंसान की बुनियादी जरूरियात होती है कि जिनके बगैर वो जी नहीं सकता। मेरे भाई कौन से साहूकार, द वो बंजारे भी तो मजदूरी ही करते, द कब तक मेरी बात करते। अब मैं जिंदगी से मायूस और जीने से तंगे गई थी, लिहाजा खुदकुशी के बारे में सोचने लगे। शहर का कमजोर जिस्म एक लाश की मनन बिस्तर पर भरा था। बच्चे मेरी माँ के घर खाने की खातिर जाते। भाभी एन जाने किस दिल से उनके आगे थाली में उबले हुए चावल या एक रोटी रख देती थी। मैं अक्सर फाल्कन से होती, माँ को मौका मिलता तो आकर मुझे खाना दे जाती। अब मुझमें पर थकान और नाकाहाट की कैफियत तारी होने लगी। किसी में भी दिलचस्पी नहीं रही, शहर में और ना ही बच्चों में। एक रोज चारपाई पर लेती सोच रही थी और मौत की शहीद ख्वाहिश कर रही थी। आंखें खोलकर दुआ करने लगी, ए अल्लाह, ऐसी नींद की ये आंखें दोबारा ना खुले। मेरे बच्चे उसी वक्त माँ ने मेरे घर के अंदर कर दिए और वो खुद बाहर से लौट गए। बच्चे खेलते 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 अंदर आए। बच्चों को आज शायद नानी के घर से रोटी नहीं मिली थी और आते ही खाना मांगना शुरू कर दिया। अम्मा जो 2 दिन से कच्चे चावल और दाल देकर गई थी, वो पीकर तनवीर को खिला दिए। अब तो घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। खुद भूखी पड़ी थी। बच्चों को क्या खिलाती मेरी बेटी। मुझे पुकारती रही और रोटी मांगती रही जब वो मेरी पुकारती रही, और रोटी मांगती रही जब वो मेरी पुकार। तो वह परेशान हो गई और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। उसकी देखा देखी अहमद भी रोने लगा। मैं भी बाहर ही बनी रहे। इतनी देर में अहमद बावर खाने की मेज पर चढ़ गया। शायद कुछ खाने की तलाश में डब्बा खोल रहा था कि उसका पांव फिसल गया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। आगे कोई बर्तन रखा हुआ था, जिसके किनारा उसके माथे पर लगा और खून बहाने लगा। उसके दिलखराज चीखों से मैं उठ बैठी। उसके बहुत जोर की चोट आई थी, माथे और नाक से खून बह रहा था। अम्मी ने बच्चों को इसलिए घर जल्दी लौटा दिया कि भाभी की अम्मी से लड़ाई हो गई थी। ये मेरी जंग लम्हों की बेखबरी का नतीजा था कि मेरा बेटा जख्मी हो गया था। अगर मैं मर जाती, मेरी दुआ किसी तरीके से काबुल हो जाती, तो मेरे बच्चों का क्या होता। ये अल्लाह ने मुझे दिखाया था। ये सोचकर क्यों अपने रब की रहमत से मायूस और नाउम्मीद हुई, मैंने अपने परवरदिगार से माफी मांगी, तौबा की और दोनों को साथ निपटा लिया। बहुत देर तक रोटी रहे। थोड़ी देर पहले मैंने जो तनवीर के खिलाफ सोचा था, अब हमदर्दी से सोचने लगे कि जो भी है, ये मेरे बच्चों का बाप है। इसने मुझे छोड़ा नहीं, तो आप जबकि वो मजूर हो गया है, मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूं। तभी सोच लिया था कि हालत जैसे भी हो, मैं अल्लाह से आस लगाए रखूंगी और अपने हिम्मत से ही इन हालत को बदलूंगी, क्योंकि कोई दूसरा किसी के हालत नहीं बदल सकता। ऐसे में अल्लाह के साथ से दुआ और अपने हिम्मत ही कम आती है। मेरे लिए लोगों के घरों में कम करना मुमकिन नहीं था, लेकिन जहां कम करती थी, वो अब भी मेरी मदद करने पर राजी थी। मैं उनके घर गई और कुछ रकम उधर मांगे। उन्होंने यह रकम मजे दे दी।
मेरे घर के पास भार वैसे ही लदा हुआ था। रात को सारे मोहल्ले की औरतें आकर मुझे रोज रोटियां और पैसे मिल जाया करते और आता भी मिलने लगा। लेकिन यह काफी नहीं था। तनवीर को अभी तक इलाज की जरूरत थी। अभी जख्म मारा था। वह ना तो कम कर सकता था और ना ही उसकी कमजोरी दूर होती थी। नाकाहाट के बाद इस वो तो उठ तक नहीं पता था। भाड़ में आग सुलगता और तंदूर पर रोट लगाते मेरा ध्यान किसी और ही सिमट लगा रहता। ऐसा क्या करूं कि मेरे घर के हालत सुधार जाए। मैं अब दोपहर को भी तंदूर लगाने लगे, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा कम करना था। मेरी माँ का घर आबादी में ही था, जबकि मेरा घर उनके मकान से थोड़ा हटकर था। जहां आबादी कम यहां खानाबदोशों की कसरत। अक्सर भूले भटके मुसाफिर इधर का रुख करते। घर के करीब ना तो कोई चाय खाना था और ना ही कोई होटल, बाजार भी दूरी पर था। और गेंद दुकान भी एक आधी थी। भाड़ और तंदूर दोनों मुझे मतमाइन ना कर सके। हाल के यात्रा में जितने घराने गर्मियों के खुद घर पर रोटियां बनाने के बजाय मुझसे ही लगाते दे और खानाबदोश भी ये जाते दे और कहते, अगर तुम दाल रोटी पाकी पकाए फरोख करना शुरू कर दो तो और अच्छा है। मैं इसी बारे में सोचने लगे। तभी मैंने एक और तरीका सोचा के पास रख लेती। लोग आलू भाजी और चावल छोले लेने आते, घी के पराठे भी बनाने की वो भी शौक से सुबह नाश्ते के वक्त चाय और पराठे लेने लगे। मेरी कमाई में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। ताहम ये जरूर कहूंगी कि रब साथ ना देता तो किसी कम में कामयाबी नहीं। मेरा रब मेरा साथ दे रहा था और मैं दिन रात चूहे के पास बैठी मेहनत करती थी। मेरा ये कम चला कि मुझे लगने लगा कि एक छोटा सा होटल होता तो क्या ही बात होती। लेकिन मैं औरत साथ एक भटियारिन तो बन सकती थी, मगर चाय का होटल तन्हा नहीं खोल सकती थी। लोग मेरे खानों को पसंद करते और मुझसे आलू और गोभी के पराठे की फरमाइश करते। तनवीर की शहर बेहतर हो रही थी, मगर वो मेहनत करके कम नहीं कर सकता था। मैंने बड़े भाई की मेहनत समझत की कि एक कमरा मुझे छत बना दो ताकि अपना रहन सहन रखो और नीचे के घर में ढाबा या होटल खोल दो ताकि लोग यहां बैठकर खा पी सके। पहले तो भाई ने इस बात को नामुमकिन और दुरुस्त जाना। फिर छोटे दोनों भाइयों ने मेरी ताजबीज की हिमायत की तो उन्होंने मिलकर मुझको कमरा और हुस्न खाना पर बनाकर दे दिया। मैंने नीचे का कमरा खाली कर दिया जिन पर दस्तरखान लगाकर फर्शी निजाम कर दिया और सहन में चारपाई और चंद कुर्सियां मजे लगा दी। यूं मेरा ढाबा खुल गया। तनवीर का कम गले पर बैठकर रकम लेना था और मेरा कम ऊपर पकाना। हमने एक गरीब लड़का मुलाजिम रख लिया जो खाने पीने का सामान नीचे लाकर ग्राहकों के आगे रखता और झूठे बर्तन धोकर ऊपर लाकर मजे देता। कुछ वक्तों के बाद हमने ढाबा एक होटल में तब्दील कर दिया। तनवीर इस होटल का मालिक था। मेरे बच्चे शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ने लगे। हमने शहर में एक बेहतरीन कोठी खरीद लो। हम गरीबों जिंदगी से आमरन जिंदगी की तरफ लौट आए। मुझे एतराफ है कि मैंने अपनी जिंदगी के दुखों से बहुत कुछ सीखा है। कभी गलत और कभी सही फैसले किए। कुछ तो पाकर भी खुदा की याद से मायूस नहीं हुई। ऐसा अजीम ताकत ने भी मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि जब मैंने हिम्मत से कम लिया उसने मेरा हाथ पकड़कर। तथा इंसान जब दुखों की आग में जलता है तो वो मस्जिद निखरता है। अगर मैं मायूस होकर हिम्मत हार जाता तो मेरा घर बिखर जाता और बच्चे शातिर धूल जाते या फिर छोटी सी उम्र में मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते और मेरा इनको तालीम दिलवाने का ख्वाब अधूरा ही रह जाता। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। अहमद सरकारी डरे में अच्छे ओट पर है और मेरी बेटी भी सरकारी स्कूल में टीचर है। इसलिए जिंदगी की किसी मोड़ पर हिम्मत ना हारें, मायूस ना हो, बल्कि कोशिश करते रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें।